स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस बेहद प्राचीन इतिहास की जिसने हमारी पूरी संस्कृति की नींव रखी। हम उस अहम दौर में जा रहे हैं जब वेदों, पुराणों और उपनिषदों की रचना हुई। इस समय ने न सिर्फ समाज को दिशा दी बल्कि हमारी सभ्यता को एक नया आकार भी दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वैदिक सभ्यता के उदय और विकास को करीब से समझते हैं। लेकिन देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा दिलचस्प और रहस्यमयी सवाल सामने आता है। सोचिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो अपनी बेहतरीन सिटी प्लानिंग के लिए जानी जाती थी, उसके खत्म होने के बाद भारत के इतिहास में एक लंबा सन्नाटा सा छा गया था। तो सन्नाटे को तोड़ा किसने? वो कौन लोग थे जिन्होंने उस खाली जगह को भरकर एक बिल्कुल नई और एडवांस वैदिक सभ्यता की शुरुआत की? अगर हम इस पूरी टाइमलाइन पर नजर डालें तो स्रोत बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता करीब 800 ईसा पूर्व में खत्म हुई और जो 900 सालों का ये विशाल वैदिक युग है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। इसे हम दो हिस्सों में बांटते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो इस नए युग की शुरुआत करने वाले लोग आखिर थे कौन? इन्हें आर्य कहा गया। इस शब्द का सीधा सा मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ये लोग साक्षर थे, इन्हें पढ़ना लिखना आता था। जब ये भारत में बसे तो इन्होंने सबसे पहले पंजाब के इलाके में अपनी जड़ें जमाईं और बस यहीं से इस महान सभ्यता की शुरुआत हुई। इन आर्यों के सर्वाइवल स्किल्स काफी कमाल के थे। स्रोत के मुताबिक ये गोरे रंग के, घुंघराले बालों और लंबी नाक वाले लोग थे। और हाँ, भारत में पहली बार घोड़ों का इस्तेमाल इन्होंने ही शुरू किया था। ये रथ चलाते थे, तलवार, तीर कमान और ढाल चलाने में एकदम एक्सपर्ट थे। साथ ही ये इंडो आर्यन भाषा बोलते थे जो संस्कृत का ही एक प्राचीन रूप था। इनका पूरा जीवन मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और प्रकृति की पूजा वाले यज्ञों पर टिका था। तो चलिए सबसे पहले ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस शुरुआती दौर में समाज काम कैसे करता था। लोग छोटे छोटे कबीलों में रहते थे जिन्हें उस समय जन कहा जाता था। ये लोग कांच से, तांबे और टिन से अपने औजार बनाते थे। तब कोई बहुत सख्त नियम कानून नहीं थे। लोग सीधे प्रकृति से जुड़े थे और उसी की पूजा करते थे, जैसे इंद्र और अग्नि की पूजा। और इसी काल में गाय को सबसे पवित्र पशु माना जाने लगा था। अब आते हैं इसके दूसरे अहम पड़ाव पर, उत्तर वैदिक काल। इसका समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ये समय असल में एक लोह युग था। लोहे की खोज ने तो जैसे सब कुछ ही बदल कर रख दिया। मजबूत हथियारों और औजारों से खेती और उद्योगों में जबरदस्त तेजी आ गई। जो छोटे जन थे वो अब बड़े बड़े जनपदों में फैल गए थे। और साहित्य के नजरिए से देखें तो ये एक सुनहरा दौर था। बचे हुए वेद और रामायण महाभारत जैसे महान महाकाव्य इसी समय में लिखे गए थे। अगर इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ एक गजब का बदलाव देखने को मिलता है। ऋग्वैदिक काल में व्यापार कैसे होता था? बार्टर सिस्टम से, मतलब सामान के बदले सामान का लेन देन। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते एक बहुत बड़ी क्रांति हुई। पहली बार करेंसी यानी मुद्रा आ गई। निष्क, शतमान, कृष्णन और पात जैसी मुद्राओं ने पूरी अर्थव्यवस्था को एक नया और जटिल रूप दे दिया। इसके साथ ही सामाजिक संरचना में भी एक बहुत बड़ा और सच कहें तो चौंकाने वाला शिफ्ट आया। हम निष्पक्ष रूप से देख सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो इंसान के कर्म या उसकी योग्यता पर आधारित थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये बहुत कठोर हो गई। कर्म की जगह जन्म ने ले ली। मतलब एक सख्त जाति व्यवस्था शुरू हो गई जहां पेशा आनुवंशिक हो गया। कुम्हार का बेटा कुम्हार ही बनेगा। राजनीति भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वहां भी समीकरण पूरी तरह पलट गए। पहले के राजाओं के पास शक्तियां सीमित थीं। उन्हें समिति और संघ जैसी परिषदों से सलाह लेनी ही पड़ती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल के राजा वो बेहद शक्तिशाली हो गए। वो बड़े महलों में रहने लगे, अपनी विशाल सेनाएं बना लीं और अब उन्हें किसी भी सलाहकार की बात मानने की कोई जरूरत नहीं रही। और राजाओं की इस बढ़ती ताकत के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ इस नंबर का था, 1/16। जी हां, 1/16। उत्तर वैदिक काल में एक टैक्स प्रणाली शुरू हुई। लोगों को अपनी कमाई का 1/16वां हिस्सा राजा को देना ही पड़ता था। इसी टैक्स ने राजाओं को अमीर बनाया और उनकी सैन्य शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया। लेकिन देखिए, सत्ता और पैसे के इस विस्तार के साथ समाज में कुछ भारी नकारात्मक बदलाव भी आए। महिलाओं के अधिकारों में गिरावट आ गई, संपत्ति पर उनका हक छिन गया।
जहां पहले एक सरल प्रकृति पूजा होती थी, वहां अब बहुत कठोर कर्मकांड होने लगे। यहां तक कि पशु बलि और नर बलि जैसी प्रथाएं शुरू हो गईं। नेतृत्व अब काबिलियत से नहीं, बल्कि खून और जन्म से तय होने लगा था। चलिए अब इस पूरे विषय के सबसे बड़े विवाद की बात करते हैं, आर्यों की उत्पत्ति। क्या ये स्वदेशी थे या बाहर से आए थे? इस मुद्दे पर विद्वानों के बीच जबरदस्त बहस है। हम यहाँ किसी एक पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, बस स्रोतों में दिए गए अलग अलग विचारों को देख रहे हैं। दयानंद सरस्वती जी का मानना था कि आर्य तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक का तर्क था कि ये करीब 10,000 साल पहले आर्कटिक से आए थे। वहीं दुनिया भर के अधिकतर इतिहासकार ये मानते हैं कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे, बल्कि यूरेशिया की तरफ से आए थे। और ये आर्य शब्द सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। वैश्विक स्तर पर भी इसे लेकर खूब चर्चा और राजनीति हुई। यहां तक कि जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने भी खुद को आर्य वंश का साबित करने का एक झूठा दावा कर डाला था। इससे साफ पता चलता है कि इस प्राचीन पहचान को लेकर पूरी दुनिया में कितनी ज्यादा दिलचस्पी रही है। खैर, आर्यों की उत्पत्ति चाहे जो भी रही हो, एक बात तो बिल्कुल साफ और निर्विवाद है, उनका योगदान बहुत बड़ा है। इसी वैदिक युग ने भारत के भविष्य की ऐसी मजबूत नींव रखी जिस पर आगे चलकर गुप्त, मौर्य और कुषाण जैसे विशाल और शक्तिशाली भारतीय साम्राज्यों का निर्माण हुआ। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में सवाल वहीं का वहीं है, क्या आर्य इसी मिट्टी की उपज थे या वो मीलों का सफर तय करके भारत आए थे? ये भारत के इतिहास का एक ऐसा अनसुलझा रहस्य है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आज के लिए बस